हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, इसके पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव दोनों करा दिया है, बेसिक से पूरा डिटेल में करा दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए नर युग्मक और मादा युग्मक। तो देखिए, दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक तो होता है नर युग्मक या शुक्राणु और दूसरा होता है मादा युग्मक या अंडाणु। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम निषेचन की बात करें तो यह एक प्रक्रिया एक्चुअल में होती क्या है। तो यह प्रक्रिया जो है, देखिए, नर व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि नर व मादा युग्मकों के आपस में संलयित होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो देखिए, नर व मादा युग्मक यदि आपस में मिलेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। यानी यहाँ पे हमारे पास समझ लीजिए, यदि कोई मान लीजिए नर युग्मक है, हमारे पास कोई भी मान लीजिए नर युग्मक है, नर युग्मक या हम कह सकते हैं शुक्राणु, क्योंकि मानव में नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु ही होता है। और नर युग्मक वहीं मादा युग्मक से आपस में मिलेगा। नर युग्मक क्या करता है, मादा युग्मक या अंडाणु से मिलता है, और ये आपस में मिल करके क्या करते हैं कि एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मक आपस में क्रिया करेंगे और एक युग्मनज बनाते हैं या जाइगोट बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयित हो रहे हैं और एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो देखिए, निषेचन में क्या होता है, कोई भी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं और इनके आपस में संलयित होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो निषेचन में देखिए, मुख्य रूप से नर युग्मक भाग लेता है और मादा युग्मक, और ये आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गैमीट आपस में मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तो हमारे पास नर युग्मक और दूसरा क्या है, मादा युग्मक। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, एक्चुअल में ये जो निषेचन की क्रिया होती है तो ये होती कहाँ है, ये क्रिया जो है मादा के अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है यह क्रिया, देखिए पूरी की पूरी ये जो निषेचन की क्रिया होती है, यह क्रिया मादा के अंडवाहिनी नलिका में होती है। अंडवाहिनी नलिका कहाँ होती है यह क्रिया, मादा अंडवाहिनी नलिका में, मादा के अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होती है। तो यह क्रिया मादा के अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होती है। कहाँ होती है निषेचन की क्रिया, मादा के अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। तो यह क्रिया मादा के अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में संपन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमने जब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है तो इसमें हमने आपको क्या बताया कि गर्भाशय से देखिए, यहाँ पे जो अंडवाहिनी लगी होती है इसमें तीन भाग होते हैं। पहला होता है इनफंडिबुलम, दूसरा होता है इम्पुला और तीसरा होता है इस्थमस। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो अंडवाहिनी नलिका है इसमें तीन भाग होते हैं, और अंडवाहिनी नलिका चूंकि किससे अटैच रहती है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस से अटैच रहती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सबसे नीचे की ओर हमने आपको क्या बताया था कि गर्भाशय के नीचे की ओर जो ग्रीवा होती है ये आगे बढ़कर के किसका निर्माण करती है, वजाइना या योनि का निर्माण करती है। तो ये योनि या वजाइना का निर्माण करती है। अब देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा देखिए जो शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, ये क्या होता है, मैथुनी अंग होता है नर का। तो नर का जो मैथुनी अंग होता है शिश्न, ये क्या करता है कि जो मादा की योनि होती है, यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें शिश्न की,
तो देखिए जो शिश्न होता है या पेनिस होता है, ये पेनिस या शिश्न, तो देखिए जो पेनिस या शिश्न होता है यह क्या होता है, किसी भी मेल का क्या होता है, मैथुन अंग होता है, यानी कि कॉपुलेशन ऑर्गन्स होता है। तो देखिए यदि हम बात करें पेनिस या शिश्न की, तो ये क्या करता है, ये काफ़ी मात्रा में क्या करता है कि स्खलन के समय क्या करता है ये, कि आपस में से स्खलन के समय में क्या करेंगे कि स्खलन के समय में जैसे ही लगभग हम कह सकते हैं लगभग 20 करोड़ के आसपास जो है ये स्पर्म को क्या करेगा, योनि में डाल देगा, मादा के योनि में डाल देता है। तो स्खलन के समय जब यहाँ पे इस शिश्न या पेनिस से क्या होता है, योनि में 20 करोड़ की संख्या के आसपास जो है एक बार की स्खलन में यहाँ पे स्पर्म जो है चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो 20 करोड़ के जो स्पर्म जाते हैं, 20 करोड़, वो अंडवाहिनी नलिका तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते। मतलब कुछ ही 20 करोड़ में से कुछ ही जो है कहाँ पहुंचते हैं, जाके ओविडक्ट या अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या किया कि जो मेल कॉपुलेशन ऑर्गन होता है पेनिस के द्वारा क्या किया गया कि योनि में जो है, योनि में स्पर्म को छोड़ दिया गया। अब स्पर्म इस यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ से होते होते धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा, फीटस में पहुँचेगा, यानी यूट्रस में पहुँचेगा, गर्भाशय में पहुँचेगा। तो देखिए गर्भाशय में जब पहुँचेगा ये, तो गर्भाशय पहुंचने तक में कुछ जो है क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे देखिए गर्भाशय जो है किससे अटैच रहता है, अंडवाहिनी से। तो यहाँ से अंडवाहिनी की नलिका होती है। अब हमने क्या कहा कि यह क्रिया कहाँ होती है, मादा के अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होती है। अब देखिए अंडवाहिनी नलिका कहाँ है, यहाँ है। तो यानी निषेचन की जो हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया वो कहाँ संपन्न होगी, यहाँ संपन्न होगी। ठीक है, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी कहाँ संपन्न होगी, अंडवाहिनी में संपन्न होगी, अंडवाहिनी या ओविडक्ट में संपन्न होगी। तो देखिए जो फैलोपियन ट्यूब होती है या हमारी अंडवाहिनी नलिका होती है, इसमें इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। तो देखिए यहाँ पर से क्या किया गया कि स्खलन के समय जो है काफ़ी संख्या में स्पर्म जो है छोड़ दिए जाते हैं, और स्पर्म धीरे धीरे गर्भाशय के माध्यम से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, अंडवाहिनी में पहुँचते हैं। और देखिए गर्भाशय से होते हुए स्पर्म कहाँ पहुँच गए, अंडवाहिनी में पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा ओवरी या अंडाशय होता है। ये देखिए हमारा ओवरी या अंडाशय है। तो ये जो ओवरी अंडाशय होता है ये किससे अटैच रहता है, ओवरी अंडाशय जो किससे अटैच रहता है, ये देखिए झालर से अटैच रहता है। यानी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा देखिए जो अंडाशय होता है ये क्या होता है, ये प्राथमिक जो है, तो ये प्राथमिक जननांग होता है। तो अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। और अंडाणु क्या होते हैं, देखिए शुक्राणु हो गया हमारा क्या, नर युग्मक, और अंडाणु क्या होते हैं, मादा युग्मक, तो यानी फीमेल गैमीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या निकलेंगे, अंडाणु, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनेंगे। और अंडाशय चूंकि किससे अटैच रहता है, अंडवाहिनी के झालर वाले भाग से, यानी इस भाग को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम में ये झालर वाले भाग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अंडाणुओं का अवशोषण करते हैं, और ये अंडाणुओं को ले आएंगे अंदर। तो अंडाणु भी अंदर आएंगे आपस में, और अंडाणु भी आ गए आपस में। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। यानी हमारा जो मादा युग्मक है और नर युग्मक आपस में यहाँ पर मिलेंगे, और आपस में मिल करके क्या करेंगे, एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेंगे। यानी गैमीट आपस में मिलेंगे, गैमीट आपस में मिलेंगे। और देखिए सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि जो गैमीट हैं, तो गैमीट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो देखिए पूरे के पूरे जो गैमीट या युग्मक होते हैं, युग्मक जो दोनों युग्मक होते हैं, चाहे वो हमारा मादा युग्मक हो चाहे नर युग्मक, ये दोनों कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हेप्लॉइड। ये भी हेप्लॉइड होता है और ये भी हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड का मतलब होता है आगुणित। तो दोनों नर युग्मक व मादा युग्मक कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं। और ये अगुणित में युग्मक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। वो भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है, द्विगुणित जाइगोट। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है कि द्विगुणित जाइगोट बनने के बाद क्या होता है
कि एक भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है, यानी युग्मक से जो युग्मनज हमारा बनता है या जाइगोट जो बनता है, जाइगोट से जब भ्रूण बनने की क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इसमें लगातार जो है जो जाइगोट बना है इसमें लगातार विदलन और लगातार विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण के बनने के बाद फिर क्या होता है, उसमें कई सारा डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के बाद फिर लास्ट में क्या होता है कि एक नए शिशु का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि निषेचन एक्चुअल में होता क्या है कि नर युग्मक आपस में मिलते हैं किससे, मादा युग्मक से, और एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। और इसमें क्या होता है, कोई भी अगुणित युग्मक आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो हम समझ सकते हैं जो मनुष्यों में यदि हम कह सकते हैं जो मादा में निषेचन होगा, ये क्या होता है एक्चुअल में आंतरिक निषेचन होता है। तो मानव में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। वहीं जैसे बाह्य निषेचन, हमने जब आपको चैप्टर 1 में निषेचन के प्रकार पढ़ाए थे तो एक होता है बाह्य निषेचन। तो कुछ जानवरों में या हम कह सकते हैं कुछ जीवों में जो है बाह्य माध्यम में भी क्या होता है, निषेचन संपन्न होता है। जैसे कि उभयचर जो भी एम्फीबियंस होते हैं, जैसे मेढक हो गया, तो इनमें क्या होता है कि बाह्य माध्यम में निषेचन संपन्न होता है। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल मानव की बात चल रही है, तो मानव में कहाँ होता है, ये आंतरिक निषेचन पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो मानव का मैथुन अंग होता है जिसको कि पेनिस या शिश्न बोलते हैं, ये क्या करता है, मादा की योनि में 20 करोड़ के लगभग आसपास जो स्पर्म है उसको क्या कर देता है, स्खलन के समय जो है गिरा देता है। और ये धीरे धीरे जो है पहुँचते हैं कहाँ, अंडवाहिनी नलिका में पहुँचते हैं, यूट्रस या गर्भाशय से होते हुए, और वहाँ पे आपस में ओवम के साथ मिलकर के क्या करते हैं, ओवम के साथ मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। और फिर आगे चल के उनमें क्या होता है कि भ्रूणोद्भव की क्रिया के माध्यम से भ्रूण का निर्माण होता है और फिर आगे चल के एक नए शिशु का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, निषेचन के कुछ महत्व तो समझिए, निषेचन का महत्व एक्चुअल में होता क्या है, निषेचन के द्वारा क्या क्या महत्व हो सकते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे निषेचन का महत्व। तो देखिए निषेचन का जो महत्व होता है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे निषेचन के महत्व। तो देखिए निषेचन के कई सारे महत्व होते हैं। पहला क्या होता है कि निषेचन के द्वारा देखिए जो अंडाणु होते हैं वो एक्चुअल में पहले से सक्रिय नहीं होते हैं, यानी जैसे ही शुक्राणु इनके अंदर इंटर होंगे वैसे ही अंडाणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि शुक्राणु के प्रवेश से ही अंडाणु सक्रिय होते हैं। पहला महत्व तो यही होता है कि शुक्राणु के प्रवेश से ही अंडाणु सक्रिय होते हैं। शुक्राणु के प्रवेश से ही अंडाणु क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ये पहला पॉइंट है। निषेचन का पहला महत्व क्या है कि जो शुक्राणु होते हैं उनके प्रवेश से ही अंडाणु जो होते हैं या ओवम जो होता है, ये क्या होते हैं, ओवम जो है ये सक्रिय होते हैं यानी एक्टिव होते हैं। ये पहले से एक्टिव नहीं रहते, जैसे ही इनके अंदर स्पर्म इंटर करते हैं, शुक्राणु इंटर करते हैं, ये पूरे के पूरे जो ओवम होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं या सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा क्या है, देखिए निषेचन के कारण जो है, देखिए निषेचन के कारण क्या होता है, कोई भी हेप्लॉइड जीव आपस में मिलकर के क्या करेंगे, यहाँ पे हेप्लॉइड युग्मक मिलकर के क्या करते हैं, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि निषेचन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या जो है द्विगुणित होती है, ठीक है, या द्विगुणित हो जाती है। तो देखिए निषेचन के द्वारा क्या होता है, निषेचन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। निषेचन के द्वारा क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। यानी हेप्लॉइड युग्मक यहाँ पे आपस में मिलकर के एक डिप्लॉइड यानी द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। देखिए शुक्राणु, अब यहाँ पे समझते हैं निषेचन का तीसरा महत्व क्या है। पहला तो क्या होगा कि शुक्राणु जैसे ही इंटर करते हैं अंडाणु के अंदर वैसे ही अंडाणु जो है एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा क्या है, निषेचन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित हो जाती है। देखिए कुछ जीवों में निषेचन के कारण विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। तो तीसरा क्या है कि निषेचन के कारण
निषेचन के कारण क्या होता है, कुछ जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो देखिए ये है तीसरा महत्व। निषेचन के कारण क्या होता है कि कुछ जीवों में विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। तो दोनों युग्मक में चूंकि अलग अलग कैरेक्टर होंगे, तो अलग अलग कैरेक्टर आपस में जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे क्या बनेगा, एक जो नया जीव बनेगा उसमें कुछ लक्षण मादा के रहेंगे और कुछ जो है नर के रहेंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि निषेचन के कारण क्या होता है कि कुछ जीवों में विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अंडाणुओं के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। देखिए विभाजन के लिए सेंट्रियोल जो है जरूरी होता है, लेकिन अंडाणु में क्या होता है कि सेंट्रियोल किसी प्रकार से नहीं पाए जाते हैं। देखिए चौथा प्रकार क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। देखिए इसके बाद चौथा प्रकार क्या है इसका कि निषेचन के महत्व में चौथा पॉइंट क्या है इसका कि शुक्राणु जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि अंडाणुओं में सेंट्रियोल नहीं होता। अंडाणुओं में सेंट्रियोल नहीं होता है। अंडाणुओं में सेंट्रियोल नहीं होता है, जो कि किससे प्राप्त करता है, जो कि शुक्राणुओं से प्राप्त करता है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणुओं में आएंगे तो इनमें क्या होगा, सेंट्रियोल भी प्राप्त किए जाएंगे। तो शुक्राणु में जब हमने आपको पढ़ाया था शुक्राणु की संरचना, तो हमने आपको बताया था कि जो उसका दूसरा भाग होता है, तो उसके दूसरे भाग में क्या होता है, उसका जो ग्रीवा भाग होता है, वहां पे हमने आपको बताया था कि वहां पे दो प्रकार के सेंट्रियोल होते हैं। एक तो होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा क्या होता था, और दूसरा था डिस्टल सेंट्रियोल, यानी जिसको हम बोलते थे दूरस्थ तारक केंद्र। तो देखिए सेंट्रियोल या इसको तारक केंद्र बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए अंडाणुओं में सेंट्रियोल नहीं होता, जो कि शुक्राणुओं से प्राप्त करता है और लगातार विभाजन करता है और बार बार विभाजित होता है। तो जो जाइगोट बना है वो लगातार जो विभाजित होगा उसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो वो विभाजित किसके कारण होगा, सेंट्रियोल के कारण। और सेंट्रियोल एक्चुअल में पहले से अंडाणुओं के अंदर नहीं होते हैं। ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, शुक्राणुओं से प्राप्त करते हैं और बार बार जो है विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे निषेचन से 4 इंपॉर्टेंट जो महत्व हैं इसके, वो हमने आपको करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।